आईएमएफ मिशन पाकिस्तान में है। एक तो ये है कि जादू किसका चलता है, आईएमएफ का चलता है या सरदार साहब का चलता है। एक महंगाई है ये जो आप पास ऑन कर रहे हैं प्राइसेस को, और एक शॉर्टेजेस की महंगाई है। आप मेरे मुंह से चूंकि असल बात निकलवाना चाहते हैं मैं वो कह देता हूँ, लेकिन अगर कल एक्सीडेंट में कहीं मारा जाऊं या अचानक मुझे हार्ट अटैक हो तो फिर आप समझ जाइएगा कि बात क्या हुई है। 3 ममालिक ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पास एटमी असासे बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक बड़ी ताकत जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ उसकी वजह से हमसे सख्त नाराज है और वो बदला उतारने के मोड में है। हम उन्हीं की गोद में बार बार जाके बैठने के लिए तैयार हैं। ये किस हद तक दुरुस्त बात है कि इस तरह के प्रेशर्स में भी पाकिस्तान आया हुआ है? आईएमएफ का जो हम कहते हैं कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम है वो टेक्निकली गलत बात। मेंबर मुल्क दरखास्त देता है कि मुझे आईएमएफ की जरूरत है, वो प्रोग्राम जो है उसी मुल्क की वजारत खजाना बनाती है। हमारी कन पट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, पाकिस्तान के पास एक बड़ी माशाल्लाह फौज है, पाकिस्तान के पास थिंक टैंक्स हैं। हमारे कौन से थिंक टैंक्स हैं कि जो सोचते हैं पार्टियों के अपने अंदर कोई ना डेमोक्रेसी है ना डिसिप्लिन है। हम कहीं मिल बैठे कोई नेशनल डायलॉग हो, कोई बहस करके इस बहरान से निकलें। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान को इस वक्त 3 तरह के चैलेंजेस का सामना है। पहला सिक्योरिटी चैलेंज, दूसरा मईशत का चैलेंज, तीसरा पॉलिटिकल क्राइसिस। इन तीनों चैलेंजेस से कैसे निपटना होगा यह बहुत बड़ा सवाल या निशान है। सिक्योरिटी के मामलात को देखा जाए तो दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। गुज़िश्ता रोज पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, 100 के करीब नमाजी शहीद हुए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। कई ऐसे हैं जो इस वक्त आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर के अंदर हैं। पाकिस्तान की जो अस्करी और पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की। पाकिस्तान की तमाम सियासी लीडरशिप की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की गई और इसके ऊपर शदीद अफसोस का इजहार किया गया। लेकिन क्या पाकिस्तान को एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत नहीं है? एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत नहीं है? बात अगर मईशत की जाए तो पाकिस्तान की मईशत जुबूहाली का शिकार है, आप चाहे माने या ना माने। आईएमएफ का मिशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के ऊपर कौन से प्रेशर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान कौन सी कंडीशनैलिटीज को कंप्लायंस कर पाएगा, और अगर करता है तो उसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, यह बहुत बड़ा सवाल निशान है। और आखिरी चीज पॉलिटिकल क्राइसिस। इस पॉलिटिकल क्राइसिस से आखिर कैसे निकला जाए? क्या सियासतदान आपस में नहीं बैठ सकते? क्या पाकिस्तान के मुक्तदरिया या अशराफिया इस चीज से नाबलद है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता किन हालात से नबरदाजमा हो सकता है? इससे निकलने के लिए क्या हमारे चंद अजहान के पास सोल्यूशन भी नहीं है? आज की नेशनल डिबेट में इसी चीज के ऊपर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे आज का हमारा हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस कहते हैं आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं जनाब मुजम्मिल असलम साहब, पाकिस्तान के मारूफ माहिर मुआशियात हैं। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, मुल्क के मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। और चौथे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, पाकिस्तान के मारूफ माहिर मुआशियात। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा जनरल नईम खालिद लोधी साहब से होगा। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दहशतगर्दी ने एक मरतबा फिर सर उठाना शुरू कर दिया, आपके नॉलेज में होगा, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है नमाजी शोहदा की। इसकी कोई ख़ास रीज़न्स हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई असर है? उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है या ये एक्सपेक्टेड था? इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। जी देखिए, बात यह है कि अगर इसके जड़ तक आपने पहुंचना है तो 2-3 मैं सवाल करता हूं, उसमें जवाब मुज़मिर है। पहला सवाल यह है कि कौन है जो ये चाहेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक ना हों?
कौन ये चाहेगा कि आपका सीपैक ना चले और गवादर तरक्की ना करे? कौन ये चाहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमले हों और इस ऐसे मौके के ऊपर जबकि आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, नाजुक तरीन आपके हालात हैं। तो अगर इन सवालों का जवाब आपके नाजरीन दे सकते हैं, जो कि मुझे यकीन है कि वो समझ रहे होंगे, तो फिर ये भी देखें कि पिछले जो महीने गुजरे हैं इसमें कौन है जो वापस आया है, बाहर के मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका असर रसूख वापस आया है हमारे इलाके में। तो बस तो ये बात है, बुनियादी बात ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम भिड़ जाएं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बहाना बनाकर अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पे अक्रॉस दी बॉर्डर कोई हमले कर दे और बस फिर मामला शुरू हो जाए और वो ताली बजा के एक साइड पर हो जाए और हम अगले 10 साल तक ये भुगतते रहे। ये है प्लान मेरी नज़र में। अगर हमारी लीडरशिप इस प्लान को समझ जाए और ये काम करे, 2-3 नंबर 1 के अपनी खारजा पॉलिसी को फाल करें। ठीक। जो मुल्क सबसे ज्यादा आपको इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है अफगानिस्तान, वहां ना आपका वजीर आजम गया है, ना आपका वजीर खारजा गया है, ना आपका आर्मी चीफ गया है, ना आपका प्रेसिडेंट गया है। अफगानिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी। बाकी पूरी दुनिया में घूमते तो आपको लगता है जनरल साहब के जाना चाहिए था, हमारी लीडरशिप को जाना चाहिए था, इंक्लूडिंग द मिलिट्री लीडरशिप? बिल्कुल जाना चाहिए था और उनको उन पर दबाव डालना चाहिए था, अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर, चीन के साथ, तुर्की के साथ, कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कि भाई आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि बात ये, फिर वो बोलेंगे ना, फिर वो बताएंगे कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम तो बड़ी एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हैं कि वहाँ औरतों की तालीम नहीं है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। कभी आपने पूछा है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो ये जब तक बातचीत नहीं होगी उनके साथ, और जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनकी तो चटनी बनानी पड़ेगी। ये तो जो भी सरहद के इस पार मिलता है उसको नीस्त नाबूद कर दें। तो ये आपको फॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और मिलिट्री लेवल के ऊपर हर जगह काम करना पड़ेगा। एक मजबूत आपको प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मामला सीधे होंगे। वेरी राइट। जनरल साहब साथ रहिएगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मारूफ माहिर मुआशियात। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दो इक्वेशंस की हम मुसलसल बात सुनते हैं, खान साहब इसका बड़ा दोहरावा करते हैं, लेकिन हमने जो इतना डिले किया IMF प्रोग्राम में जाने के लिए पिछले 9 महीने के अंदर, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। डॉलर जो है वो खुदा ना ख्वास्ता 300 को भी हिट कर सकता है, जो माहिरीन कह रहे हैं। आपका भी मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सुना। ये कितना डेंजरस है पाकिस्तान के लिए एज ए कंट्री? सर ये 3 बहरान जो है, मैं समझ रहा हूँ वो इकट्ठे पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं। माशी बहरान चल रहा है कुछ अरसे से, सियासी बहरान भी चल रहा है, और अब हमें नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी का एक बहरान भी सामने आ रहा है। जी देखिए, दुनिया भर के ममालिक जो हैं वहाँ पे 3 किस्म की चीजें, 3 किस्म की एक्टिविटीज नजर आती हैं। वहाँ पे सियासत होती है, वहाँ पे माशी पॉलिसी बनाई जाती है, और वहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। पाकिस्तान में मुझे महसूस हो रहा है इस वक्त कि एक वो एबनॉर्मल सी स्टेट बन रही है कि हमारे यहाँ सिर्फ सियासत ही सियासत है, ना माशी पॉलिसी बनाई जाती है, ना सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। चाहे वो ऑन द ग्राउंड की हकीकत हो, चाहे वो मीडिया हो, हर वक्त सियासत ही सियासत रहती है। मईशत या सिक्योरिटी का जो जिक्र है वो सामने नहीं आता। अभी जिस आप समझिए कि चौराहे पे हमारी मईशत खड़ी है, इसका जिम्मेदार जो है वो किसी एक हुकूमत को, किसी एक शख्सियत को मैं समझता हूँ कि नहीं ठहराया जा सकता। ये पिछले 20-25 साल से जो गलत माशी पॉलिसीज हम बना रहे हैं, उसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। देखिए, 2 बड़े चैलेंजेस जो हैं, एक जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है, और जो हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है वो डॉलर्स का एक संगीन, एक खौफनाक, एक खतरनाक किस्म का फुकदान है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को हल करना है, लेकिन सियासत हमें जो है वो इजाजत नहीं दे रही कि प्रॉब्लम्स के हल की तरफ या माशी प्रॉब्लम्स के हल की तरफ जाया जाए। वेरी राइट। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। मुजम्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। IMF मिशन पाकिस्तान में है, 2 तरह के मुज़ाकरात का दौर होगा, 9 फरवरी तक यहाँ पर हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए, हम तो अच्छी की उम्मीद करके बैठे हुए हैं। अब देखते हुए है कि जादू किसका चलता है, IMF का चलता है या इसाकदार साहब का चलता है। क्योंकि इसाकदार साहब अभी तक जो है, वो एक वर्ड है ना आम तौर पर हम यूज करते हैं कि IMF तो आराम नहीं करता, और IMF भी जो है अपनी जगह से हिला नहीं। हालांकि पाकिस्तान का तारीखी सैलाब आया पाकिस्तान में, और उसमें काफी कुछ पाकिस्तान IMF से गेन कर सकता था, लेकिन फॉर सम हाउ इसाकदार साहब बिल्कुल जिसे कहते हैं कन्विंस नहीं कर पाए। और फिर अब ऐसे लग रहा है पिछले 2-3 दिनों से कि उन्होंने सरेंडर भी एकदम ही, जितना वो रिजिस्ट कर रहे थे उतनी तेजी से उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। अब IMF एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन के साथ पाकिस्तान आया है। अब देखो ये है, सवाल ये है कि IMF से कितने कंसेशन लेते हैं ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसाकदार साहब। और ये जो अभी बिजली की डिमांड है, टैक्सेस की डिमांड है, गैस की कीमतों की डिमांड है, रुपये में तो हो गया जो होना था, आपके सामने है। पेट्रोल की कीमतों नहीं हो गया जो होना था या अभी होना बाकी है? ये आप ही ने कुछ दिन पहले कहा था 300 हिट कर सकता है, इससे भी ऊपर जाएगा। नहीं, मेरी आज भी वीलॉग थी कि इसको एक्सचेंज अगर नहीं मार्केट बेस किया तो फिर कुछ भी रेट हो सकता है, और अगर मार्केट बेस कर देंगे तो फिर पाकिस्तान में फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। आज भी मैंने एक वीलॉग किया है और उसमें मैंने बताया है कि ये अब मार्केट बेस हो गया है, और अब यहाँ पे जो लोग होल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि यहाँ से नहीं बढ़ना चाहिए। अब बात ये कि अगले स्टेप्स क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में कितने जल्दी फ्लोज आएंगे, पाकिस्तान में जो है IMF किस तरह की रिपोर्ट कार्ड देता है, और जो है अब इसाकदार साहब कितने कंसेशन ले पाते हैं। जैसे पेट्रोल की कीमत की मिसाल देता हूँ आपको कि पेट्रोल में जो है मार्केट बेस तो कर ना, अब कहीं ये ना हो कि सेल्स टैक्स भी लगाना पड़ जाए। अगर वो लगता है तो उससे फिर पेट्रोल की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक इम्तिहान है, और एज अ पाकिस्तानी हमें उन्हें गुड लक विश करनी चाहिए, और जो नुकसान है उस पर तो बाद में बात होती रहेगी। अभी फिलहाल सबका फोकस होना चाहिए कि ये आप IMF के अलावा अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि फ्रेंडली कंट्रीज ने भी मना कर दिया पैसे। और ये जो सैलाब जमदान के लिए जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो नेम प्लेट पैसे थे, वो जो है उन पैसों का भी कोई फौरी आमद की कोई चांसेस नहीं है। तो अभी तो फोकस सिर्फ इस पे करना चाहिए, और लेट्स होप कि दे फेच द बेटर डील। राइट, तो अब अगर IMF प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम जाएंगे, जाहिर है पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना है, चले जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में आम आदमी पर क्या होगा? मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब से भी पूछूंगा, लेकिन पहले आप काइंडली इसके ऊपर कमेंट कीजिए। देखिए, महंगाई का तो इस वक्त तखमीने जो है बड़े खतरनाक आ रहे हैं। कोई 35% की बात कर रहा है, कोई 40% की कर रहा है। दो तरीके की महंगाई है इस वक्त। एक महंगाई है ये जो आप पास ऑन कर रहे हैं प्राइसेस को, और एक शॉर्टेजेस की महंगाई है जो हुकूमत के हाथ में है कि ये जो शॉर्टेजेस की वजह से जो कीमतों का दबाव आया हुआ है उसको तो कम से कम कंट्रोल करने हुकूमत ने बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए। घी तेल वाले अपनी रेट निकाल के बैठे हैं, दाल और सब्जी वाले अपने रेट निकाल के बैठे हुए हैं। जिसका जो दिल चाह रहा है, आटे का रेट पता नहीं, कोई कहता है 125 है, कोई कहता है 150 है। मतलब अंधी मची हुई है। कंपनियों ने अपने रेट सारे पुराने खत्म कर दिए, नए रेटों पे चीजें बेच रहे हैं। पेट्रोल आपको देखे 3 दिन पहले इनको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल बेचना छोड़ दिया था अभी 2-3 दिन पहले। तो हुकूमत कम से कम उस चीज पे तो काबू पाले। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों नहीं कर रही है अभी तक। इसाकदार जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो एहसन इकबाल उठा के अपने पास ले गए। एहसन इकबाल भी कोई मीटिंग नहीं करते, न सुबह से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये एक ज्यादती है और ये अपने काम से गफलत है। वेरी राइट। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं दोबारा से डॉक्टर फरूख साहब के पास जाने से पहले डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिशियन, सियासतदान, मजहबी रहनुमा। डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी का अपना एक किरदार है। पाकिस्तान जब जब किसी पॉलिटिकल टर्मोइल में जाता है, इस वक्त जो कैफियत है वो अनरेस्ट की कैफियत है। एक तरफ तो वो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा वाली बात, सियासतदान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, ऊपर से दहशतगर्दी ने आ घेरा है हमें, और ऊपर से जो हमारी मईशत की हालत है। जमात इस्लामी का हमेशा कोई ना कोई किरदार रहा है, इस दफ़ा आप लोग बड़े खामोश हैं, वाई सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूकी साहब, किरदार तो अब भी हम अदा कर रहे हैं जी, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे बिगाड़ हो चुका है ना जी, इसका जरा अंदाजा लगाइए। यानी एक तो वो दहशतगर्दी का वाकया,
यानी नमाजी 400 नमाजी जो हैं वो इससे फौरी तौर पर खतरे के अंदर आए। उनमें से 83 से ज्यादा शहीद हो गए, लोगों जख्मी है। एक बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा सानिया जी। और इसका कहीं पे जायजा नहीं है कि ये रेड जोन है कि जिसमें ये वाकया हुआ है जी। यहाँ पर, और कई बैरियर क्रॉस करके वो दहशतगर्द जो है वो पहुंचा है। तो कैसे पहुंचा है, क्या हमारे सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमारे जो वॉक थ्रू गेट है वो खराब होते हैं, हमारे कैमरे आधे से ज्यादा जो है वो खराब हैं, बंद हैं। तो हम किस खतरे के हालत के अंदर रह रहे हैं। फिर जो IMF का यानी मामला जिसको अभी डॉक्टर फरक साहब भी दीगर हमारे हजरात बहस कर रहे थे, यानी इतनी बुरी हालत है, किसी को अंदाजा नहीं है कि 35 रुपए एक दिन के अंदर लीटर पेट्रोल का अगर इजाफा होता है तो इसके असरात कहाँ कहाँ जाते हैं। इससे महंगाई की कितनी बड़ी लहर आती है, इससे कितने घरों के चूल्हे सर्द होते हैं, इससे कितने लोग जो है वो बेरोजगार होते हैं। फिर IMF का भी जालिमाना अंदाज ये है कि वो सारी जितना है जोर है उन चीजों पे लगाते हैं कि जिसका असर बिलवास्ता टैक्सों से है और जिसका ताल्लुक गरीब से है। अशराफिया को तो वो नहीं छेड़ते। यानी 3 किलोमीटर फी लीटर पेट्रोल वाली हजारों गाड़ियां चल रही हैं जिनके पेट्रोल जो है वो हम इंपोर्ट करके डॉलरों से खरीद के तो उनको दे रहे हैं। किस लिए? यानी क्या वो खिदमात है कि जिसके लिए जो है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो दी जाती हैं और वो चल रही हैं और उसमें सारे ही तबकात शामिल हैं। फिर इसके बाद सिर्फ यही नहीं है, यानी मराद की इंतहा है, एक मराद याफ्ता। डॉक्टर फरीद पराचा साहब से हाँ जी, कंटिन्यू कीजिएगा सर, कंटिन्यू कीजिएगा, आपका लिंक चला गया था। दुनिया के अंदर टैक्स अमीरों से लेकर गरीबों तक पहुंचते हैं, यहाँ गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों को पाल, तो ये सारे वो अलमिया हैं। फिर सियासी अदम इस्तेकाम इंतहा पे है, यानी एक असम्बलियां टूट गई, उनका इलेक्शन है, फिर इसके बाद एक इलेक्शन जिमनी है, फिर एक इलेक्शन जो है वो जनरल। तो एक ही दफा इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते ताकि ये सारे जितने बहरान दर बहरान, इंतखाब दर इंतखाब, इससे हम गुजर रहे हैं, इससे हमारी कोई जान छूट सके। वेरी राइट, बड़ा वैलिड आर्गूमेंट है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब इसके ऊपर यकीनन कमेंट करेंगे। जनरल साहब, बात तो ठीक है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, इससे निकलने के लिए बजाय इसके कि ये उठक बैठक लगी रहे कि बाई पोल्स में खान साहब 33 सीटों पे फिर खड़े हो रहे हैं और फिर वो एक सीट भी नहीं लेंगे, सारी सीटें छोड़ देंगे, तो बेहतर ये नहीं है कि आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए, स्टेबल गवर्नमेंट हो ताकि फिर स्टेबल इकॉनमी की तरफ जाया जाए? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसी ने जन्म दिया है पार्शली आपके जो इकोनॉमिक अदम इस्तेहकाम को, और इन दोनों की वजह से आपका सिक्योरिटी का अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है और हो रहा है। ये तीनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, ये सोचने की बात है। चूंकि यहाँ पर आपने इकॉनमी की बात की, मैं तो साफ ज़ाहिर है कि मुजम्मिल साहब और फरक साहब के पाँव को भी नहीं पहुँच सकता जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकॉनमी है, लेकिन एक इसका एस्पेक्ट जो मैं समझता हूँ, जो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि है कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ। ये ना समझिए कि IMF जो कह रहा है बस वही कह रहा है, वो और भी कुछ ना कुछ कह रहे होंगे जिसका आपको और मुझे इदराक नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इतना सिंपल सवाल नहीं है, वो जरूर उनके पीछे जो ताकतवर लॉबीज हैं वो आपसे कुछ और डिमांड कर रही हैं, और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये कुछ दिनों में आप तक आश्कार हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और इसका पहले मैं इंडिया दे चुका हूँ कि कौन लोग, किन लोगों का क्या इंटरेस्ट है इस मुल्क में। ये जो आपने बात की कि इमरान खान साहब जो इतनी सीटों से लड़ रहे हैं, देखने में ये बात मज़ाक़ खेज लगती है जी, लेकिन मेरा ख्याल उस भूंडे मजाक का ये बहुत अच्छा जवाब है, जिसमें जबकि 70% आबादी वाले 2 सूबे उनकी असेंबलियां तहलील हो चुकी हों, 124 के करीब MNAs आपके दे चुके हों इस्तीफे, और आप कहें जी हम 33 पे कराएंगे। मतलब मुझे हैरत होती है, अगर आप लोगों को भी हैरत होती होगी, सबको हैरत होनी चाहिए, बल्कि ये सवाल पूछना चाहिए, गवर्नमेंट से भी पूछना चाहिए और इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहिए कि ये जो मंतिक है इसके पीछे वो तो बता दें आप
ये मंतिक तो हम मानते हैं, मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान साहब की तरफ से ये जो बात है, लेकिन ये उस मजाक का जवाब मजाक है। तो जवाबुल जवाब सब हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। वेरी राइट, इनको कोई परवाह नहीं है, जवाबुल जवाब है इसका। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जनरल साहब, एक पॉइंट आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रेज किया है कि ताकतवर लोग, वो इशारा किसी की तरफ भी हो सकता है, वो कुछ और चाहते हैं, और मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की डिमांड्स हो सकती हैं उन ताकतवर लोगों की। एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तीनों मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जनरल नईम खालिद लोधी साहब और डॉक्टर फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने एक बात कही, यकीनन वो बिटवीन द लाइंस थी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा जितना वो बता सकें कि किन ताकतवर हलकों की तरफ इशारा था जनरल साहब, और किस तरह की डिमांड हो सकती है। मैं वैसे पड़ोसी ममालिक के टेलीविज़न चैनल्स देख रहा हूँ, उसमें तो बड़ी ख़तरनाक डिमांड्स वो कोट कर रहे हैं जिन्हें कम से कम हमें नहीं कोट करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जो आप बात करने वालों को मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो मेरा कंजेक्चर है। आप यूँ समझे कि जो मालूमात ओपन में मौजूद है उनकी बुनियाद पर मेरे असेसमेंट है, मेरा तज्जिया है सर। और जो मैंने कह दिया वो वैसे तो आम फहम था, लेकिन आप मेरे मुंह से चूंकि असल बात निकलवाना चाहते हैं मैं वो कह देता हूँ सर। लेकिन अगर कल एक्सीडेंट में कहीं मारा जाऊँ या अचानक मुझे हार्ट अटैक हो तो फिर आप समझ जाइएगा कि बात क्या हुई है। अच्छा, बात यह है कि 3 ममालिक ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पास एटमी असासे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ठीक, उनमें सरे फहरिस्त हिंदुस्तान है, बाकी 2 का अंदाजा लगा लें। हिंदुस्तान का और एक बड़ी ताकत का स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं, 12 कम अज कम उनकी एग्रीमेंट्स हैं। तो जब भी वो कहें कि जी हम आपकी सालसी करते हैं या हम आपकी मदद करते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो किसकी तरफ उनका टिल्ट होगा। तीसरी बात, एक बड़ी ताकत जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ उसकी वजह से हमसे सख्त नाराज है और वो बदला उतारने के मोड में है, चाहे हमें इस बात की समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो। हम उन्हीं की गोद में बार बार जाके बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सारा कुछ IMF और FATF सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। लिहाजा ठीक है, हमारे ये इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं ना जी उसके बगैर कोई चारा कार ही नहीं है। साफ ज़ाहिर है कि मैं तो उनको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपके पास ऑप्शन है कि या तो जान से जाओ या अपने कपड़े उतार के दे दो। तो मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन सी चॉइस है हमारे पास। तो वो हिंदुस्तान उस बड़ी ताकत को ये कह रहा है कि जो चीन के खिलाफ आप हमें खड़ा करना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं, बशर्ते कि ये पाकिस्तान का कांटा निकाल दें आप, क्योंकि ये हमें बहुत तंग करता है। हालांकि बाद में हिंदुस्तान ने बात मानी नहीं है उनकी, क्योंकि वो बड़ा आज़ाद उनकी पॉलिसी है, सब कुछ है। तो ये प्रेशर है भाई पाकिस्तान के ऊपर कि कश्मीर में जो कुछ भी होता रहे, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करो, इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करो, ताकि उनको जो है ना किसी किस्म का कोई खदशा ना रहे, और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो पूरी करो। और किसी भी सूरत में अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात आपके नहीं होने चाहिए। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो हम फिर ऐसे काम करेंगे जिससे खुद ब खुद आपकी दुश्मनी बढ़ जाएगी। अब मैंने बात बिल्कुल खोल के आपके साथ, सर बड़ी आपने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर की है बात। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दें, और जो आपने पहले खदशे का इजहार किया ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अगेन एक चीज़ तो इसके अंदर है कि क्या पाकिस्तान इस तरह के किसी प्रेशर में आएगा या नहीं आएगा। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, डॉक्टर फ़ारूक साहब के पास। डॉक्टर साहब, कंडीशनली तो जाहिर है कि कंडीशनैलिटीज़ को तो पूरा करना पड़ता है, IMF या FATF व्हाटएवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ तो चलना है आपको पूरी दुनिया के आगे। अपने आप को संभालना भी है, मईशत को संभालना भी है, उसके असरात भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये किस हद तक दुरुस्त बात है कि इस तरह के प्रेशर्स में भी पाकिस्तान आया हुआ है? जमील साहब, 3 हकायक के ऊपर बात कर लेते हैं जी। पहली हकीकत यह है कि जो IMF का इस वक्त नेगोशिएशन चल रही है, ये 2019 में पैकेज नेगोशिएट किया गया था PDI की हुकूमत के दौरान। दूसरी बात यह है कि हमारी कन पट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। ये हमारी अपनी माशी पॉलिसीज हैं, गलत माशी पॉलिसीज हैं, हमारे अपने बजट के खसारे हैं, हमारे अपने तिजारत के खसारे हैं, जो हमें मजबूर कर देता है
कि हम IMF के पास चले जाएं। हमें कोई भी बैरूनी ताकत जो है वो मजबूर नहीं करती कि आप 5,000 या 5,500 अरब का बजट के अंदर खसारा करें और 45 अरब डॉलर का तिजारत के अंदर खसारा करें। ये हमारी अपनी माशी पॉलिसीज हैं, गलत माशी पॉलिसीज हैं, जिनके नतीजे में हम जाते हैं IMF के पास। तीसरी हकीकत बिल्कुल वाजे करके रख लीजिए कि 190 ममालिक मेंबर हैं IMF के, और जब IMF का जो हम कहते हैं कि ये IMF का प्रोग्राम है वो टेक्निकली गलत बात है। जो मेंबर मुल्क दरखास्त देता है कि मुझे IMF की जरूरत है, वो प्रोग्राम जो है उसी मुल्क की वजारत खजाना बनाती है। ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की वजारत खजाना ने बनाया है। जो कंडीशनलिटी की हम बात करते हैं वो वजारत खजाना ने डिजाइन की है, और उसके ऊपर फिर एक एग्रीमेंट होता है IMF के साथ, और जो हमारी जरूरियात हैं उनको पुर किया जाता है। अब इसमें अगर मैं बैठ के साजिशी थ्योरीज ढूंढना शुरू कर दूं कि एक बहुत बड़ा मुल्क है वो IMF को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है, तो भाई आप अपना बजट का खसारा ना करें, आप अपना तिजारत का खसारा ना करें। हमें कोई जबरदस्ती IMF के पास लेके नहीं जाता। जो शराइत जिस चौराहे पे हमने अपने खुद साख्ता पॉलिसीज के नतीजे में पाकिस्तान को अब जहाँ खड़ा कर दिया है, अब हमारे पास कोई अच्छी चॉइसेस नहीं बची हैं। अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो फिर डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट के बाद एक महंगाई का खतरनाक किस्म का तूफान आता है। उसके बाद हर चीज की किल्लत शुरू हो जाएगी। आप सोचिए कि पाकिस्तान जो इन्हिसार करता है इंपोर्ट्स के ऊपर, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, डीजल पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, अद्वियात इंपोर्ट होती हैं, खाने बनाने का तेल, दालें, कपास, LNG, कोयला, चाय इंपोर्ट होती है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी। तो फिर इन सब चीजों को इंपोर्ट कैसे करेंगे अगर उस सूरत पे जाते। अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर महंगाई का एक तूफान दोबारा से आएगा। तो आगे कुआं पीछे खाई है ना सर, ये तो आप मानेंगे ना। देखिए, डिफॉल्ट से पाकिस्तान बच जाएगा, लेकिन महंगाई का तूफान जो है वो आएगा। तो ये हमारी अपनी खुद साख्ता पॉलिसीज हैं। इसको किसी बैरूनी ताकत के ऊपर डाल देना ये साजिशी थ्योरी जरूर हो सकती है, लेकिन हकायक इसके मेरी समझ में हकायक इसको पूरा नहीं करता। वेरी राइट, आप साथ मौजूद रहिएगा। मैं जनरल साहब के पास जाने से पहले ज़रा डॉक्टर फरीद पराचा साहब, माजी में हमने देखा है कि प्रेशर्स गवर्नमेंट्स पे रहे हैं और कवर हमेशा बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल सैंक्शंस का होता है। खुदा ना ख्वास्ता पूरी दुनिया के अंदर आप इंटरनेशनल हिस्ट्री को देख लें, आप ईरान को देख लें, दीगर ममालिक के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे उनको देख लें, प्रेशर्स हमेशा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, पाकिस्तान के पास एक बड़ी माशाल्लाह फौज है, पाकिस्तान के पास थिंक टैंक्स हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी प्रेशर में है जिस तरह अभी बात हुई है? देखिए ना, कहीं भी कोई संजीदगी तो नहीं है। यानी किसी जगह भी कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात से हमें निकलना कैसे है। पार्लियामेंट का किरदार जो है वो इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे कौन से थिंक टैंक्स हैं कि जो सोचते हैं, पार्टियों के अपने अंदर कोई ना डेमोक्रेसी है ना डिसिप्लिन है। वहां पर जो है वो खानदान और फर्द है, यही अहमियत रखते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो है ना जी, अलमिया तो पूरी कौम के लिए है और हमें इसी अंदाज पे सोचना है। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है नहीं है, फिर माशी तौर पे हमने खुद नसारी का कभी सोचा ही नहीं है। यानी जितने वसाइल अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। तो हमारे पास गंदम भी, कपास भी, आप लेते चले जाएं नाम, मादनियात भी, और इसी तरह एटमी ताकत, क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। आज भारत को जरूरत हो रही है कि वो हमारे बारे में जो है उनके टेलीविजन जो है वो बात करते हैं कि पाकिस्तान को रोटी के लाले पड़ गए हैं। यानी जिनके अपने फुटपाथ भरे हुए हैं रातों को फुटपाथों पर सोने वालों से। तो इसलिए इस वक्त जो है ना कि एक हमागीर किस्म का बहरान है जिसमें अखलाकी बहरान भी है। यानी ये कितने बड़े पैमाने पे अखलाकी बहरान है कि किसी को भी कोई ख्याल नहीं है कि कल वो क्या कहता था, आज क्या कहता है, वो कहाँ चल रहा है। तो इन सारी चीजों से निकलने के लिए हमें सोचना होगा
जमात इस्लामी अपने हिस्से का काम कर रही है। हमने इस मुल्क में करप्शन फ्री पॉलिटिक्स करके दिखाई है, हमने गुड गवर्नेंस बेहतरीन तरीके से करके दिखाई है, और कराची ने हमारे ऊपर एतमाद किया है। हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजों में इस बात की जरूरत है कि कोई सारे ही तबकात अपने इख्तिलाफात पेंडिंग करके छोड़ के नहीं, बेशक कुछ वक्त के लिए मुलतवी सर आप लोग कोई कोशिश कीजिए ना, कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग टाइप के किसी इवेंट की कोई कोशिश कीजिए। आप हमेशा मीडिएट करते रहे हैं, कराची में एक बड़ा नंबर ले गए आप मेयर कराची के नशिस्त के लिए, तो आपको तो करना चाहिए। हम जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं और करेंगे, हम सब तक जाएंगे। हम कहते हैं कि भाई ये वक्त है कि जिसको सियासत से बालातर होके, पार्टी मफादात से बालातर होके, मुल्क के लिए, कौम के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आइंदा नस्लों के लिए हम कहीं मिल बैठे, कोई नेशनल डायलॉग हो, कोई बहस करके इस बहरान से निकलें। वरना वही सांप और सीढ़ी वाला खेल है जो पाकिस्तान बनने के बाद या एक वक्त के बाद हजरत कायदे आज़म के वो शुरू है, और हम उसी सांप और सीढ़ी के खेल के हिस्सा बने हुए हैं। वेरी राइट, साथ रहिएगा। जल साहब, आपने डॉक्टर फरूख सलीम साहब का कमेंट सुना होगा, वेरी प्रैक्टिकल कमेंट एज पर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, और आपका जो कमेंट है उसको भी मैं रैशनल इसलिए कहूँगा कि आप डिप्लोमैट भी रहे हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़े क्लोजली जानते हैं, देखते हैं, तो मैं इसको कॉन्स्पिरेसी नहीं समझता। प्रेशर्स होते हैं, एज एन एनालिस्ट, एज एन एंकर पर्सन मैं 10 जगहों पे कमेंट करता हूँ, देखता हूँ, लोगों को पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई रेसिपी कुक हो रही होती है जिसके असरात होते हैं। लेकिन क्या हम एज ए सॉवरन स्टेट, पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक फौज है, बेहतरीन हमारे पास एक न्यूक्लियर सेटअप है, क्या हम भी किसी प्रेशर में खुदा ना ख्वास्ता आ सकते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि आप चूंकि कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, तो आपने फिर जरूर पढ़ा होगा जो अमेरिकन खुद कहते हैं कि वो दुनिया में रजीम चेंज कैसे करते हैं, वो दुनिया में जिसको अपने अपने इंटरेस्ट को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। जी जी, चलें मैं उसको छोड़ देता हूँ। साहब ज़रा डॉक्टर फरूख सलीम साहब के आगे तो मैं कोई मंतक पेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ऊंचे दर्जे के एनालिस्ट भी हैं, और लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और वो दिल पे हाथ रख के ये जवाब दे दें मुझे कि क्या इकोनॉमिक हिटमैन कोई टर्म है दुनिया में इस्तेमाल होती है, और क्या ये कोई हकीकत है या अफसाना है? पूरी किताब मौजूद है, जवाब ये दे दें। जी एक मिनट जी छोड़ देना, ये आप इनसे जवाब ले लें। जी जी, और एक जवाब, ये जितने पिछले 5 या 4 आपके फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं उनको कहें, मैं ये नहीं कहता कि कुरान पे हाथ रखें, दिल पे हाथ रख के कहें कि ये जो डॉक्टर फरूख सलीम साहब कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम हम बनाते हैं और वो हमें डिक्टेट नहीं करते, वो ये बात अगर कह दें आपके टेलीविजन पर आकर, तो बस डॉक्टर साहब जीत गए और मैं हार गया। ये बात आपने फंसा दी है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है, जनरल साहब ने। ऐसा ना होता तो IMF रेकमेंडेड गवर्नर स्टेट बैंक ना होता हमारा माजी में। आप भी डॉक्टर साहब। जी जमील साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। देखिए जमील साहब, अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो हमारा 100% हक बनता है कि हम उनके खिलाफ साजिश करें। अपने घर को खुद से जलाना इसका मतलब नहीं बनता। हमें कोई मजबूर नहीं करता। जैसे मैंने पहले कहा कि आप हुकूमत की आमदन जो है वो 7,000 अरब पे हो और उसके इखराजात जो हैं वो 12,000 अरब पे पहुंच जाए। ये ना IMF हमें मजबूर करता है, ना वर्ल्ड बैंक हमें मजबूर करता है। ये हमारी अपनी पॉलिसी है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही। अगर हम 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर लेते हैं और 31 अरब डॉलर से हमसे एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो जाती, तो ये कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं हो रही, ये हमारी अपनी पॉलिसी है। तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई बड़ी ताकत, कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ साजिश करनी होगी और करनी चाहिए, और हमारा हक बनता है कि साजिश करें। लेकिन ये जी डॉक्टर साहब के मेरे ख्याल में कनेक्शन में कोई इशू आया है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी कनेक्शन में इशू आया था।
देखिए, मैं हक़ाइक़ की बात करता हूँ। जब कोई मुल्क किसी दूसरे इदारे से, आलमी मालियाती इदारे से या किसी दूसरे मुल्क से अपने लिए कर्ज़े मांगने जाता है, तो उसके ऊपर फिर शर्त जो कर्जा देने वाला होता है, वो खुद से लगाता है। जो तरीक़ा-ए-कार किताब में लिखा हुआ है, IMF और उसके 190 मेंबर ममालिक जो हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं मुल्क को, उसके सॉल्यूशंस IMF माँगता है और वो प्रोग्राम जो है वो वज़ारत-ए-ख़ज़ाना उसको डिज़ाइन करती है और वज़ारत-ए-ख़ज़ाना डिज़ाइन करके फिर एक चीज़ कहलाती है मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, MEFP, जो आप इसका नाम दोबारा से सुनेंगे कोई 9 फरवरी के करीब। वो MEFP के ऊपर एक साइन किए जाते हैं और फिर उस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाता है और वो बोर्ड के पास जाता है। आप किसी भी वज़ीर ख़ज़ाना से बात कर लें और गैर सियासी जवाब उनसे चाहिए। गैर सियासी जवाब चाहिए कि क्या ये प्लान जो है ये किसने डिज़ाइन किया था। ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं होता है। ये 190 ममालिक जो IMF के मेंबर हैं, उनकी किताब में ये लिखा है। अब डिजाइन वज़ारत-ए-ख़ज़ाना करती है और वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर आपके बजट के खसारे के प्रॉब्लम है, अगर आपके तिजारत के खसारे के प्रॉब्लम्स है, तो आपने उस डिजाइन करदा प्रोग्राम में उनके हल सामने लेके आने। ये डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं, मुझे बिल्कुल बाय बुक तो यही है। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने तो कहा कि डॉक्टर साहब जो कुछ कहें वो सारा आंखों पर है और डॉक्टर साहब की जब भी इकोनॉमी की बात हो आप उनको तरजीह दें, उनकी बात माने। बस सिर्फ ये है कि अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है आप सब ने, तो फिर कोई साजिश नहीं हुई थी रूस के खिलाफ, कोई साजिश नहीं हुई मिस्र के खिलाफ, कभी कभी कोई साजिश नहीं हुई। ये जो शहीद किया गया था लियाकत अली खान साहब को, कोई साजिश नहीं थी। तो बस ठीक है, दुनिया में तो फिर साजिशें नहीं होती। मैं इस बात को तो मानता हूं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें आपका अपना कसूर होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये जो लाइन इख्तियार की है कि जी दूसरे का कोई अमल दखल नहीं होता, इसमें मुझे बहुत हैरत है, लेकिन मैं बात उन्हीं की मानूंगा। वेरी राइट। ये देखिए, डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट जो है ना, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, सर कोई सोल्यूशन भी है इन हालात का? इकोनॉमिकली ना सही, पॉलिटिकली ही आप बताएं कुछ डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल है जी। मतलब ये है ना कि जी पहले तो नीयतों को ठीक करने की जरूरत है। हम कि सूदी, ये बिल्कुल लाजमी बात है, यानी हर सतह पे कोई भी हो, यानी हुक्मरान है, माजी के हैं, हाल के हैं, या हमारे इदारे हैं, या कोई भी है, यानी ये हम तय कर लें कि जी पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी सियासतें हैं, हमारे इदारे हैं, हमारा वकार है, हमारे प्रोटोकॉल हैं, हमारी गाड़ियां हैं, ये सारे कुछ पाकिस्तान के साथ ही ये रौनकें हैं। लेकिन और अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम सलामत रहेगा। लेकिन ये क्या हम उसका खतरात में इजाफा करने वाले बने हुए हैं, हम उसकी तरक्की के अंदर इजाफा करने वाले नहीं हैं। एक तो इस बात की जरूरत है कि इस शऊर को पैदा किया जाए, पर फिर ये कि आम आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। अब सोशल मीडिया हर आदमी की जेब में है, उसके जरिए से एक शऊर पैदा किया जाए कि जी हमने इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है, लीडरशिप से अलग होके। तीसरी बात फिर इसके साथ ये है कि जी जो मईशत के अंदर खराबियां हैं, सूदी मईशत का, इसका हम कोई अजाला करें, इसके जरिए से तरक्की नहीं हो सकती। और ये जो सूदी मईशत है, 4000 अरब रुपया हमारे गुज़श्ता साल के बजट के अंदर सिर्फ सूद की मद में था, वो फिर टैक्सों की सूरत के अंदर ये जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी वाला मामला है ना, दिस इज अनदर डिबेट। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, अब क्योंकि हम एक सेटअप के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, वो एक अलग डिबेट है। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार और मारूफ तज्जियाकार जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आज बड़ा उन्होंने खुलकर बात की है, बहुत कम जगहों पर ऐसी बात करते हैं, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बड़ी रैशनल प्रैक्टिकल इकोनॉमिक गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हमारे फॉरेन पैराडाइम्स है या डायनामिक्स है, उसको समझने के लिए हमें जो कुछ माजी में हुआ है हिस्ट्री में, उसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और प्रोग्राम के शुरू में हमारे साथ मुजम्मिल असलम साहब थे, उन्होंने वक्त निकाला, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, 3 डायमेंशनल क्रक्स है जिसके अंदर पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता सैंडविच बन सकता है। सिक्योरिटी,
खतरात, इकोनॉमिक खतरात, पॉलिटिकल अनरेस्ट, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की सारी लीडरशिप को बैठकर सोचना होगा। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।